आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग के बारे में, मुक्त मार्ग पथ के बारे में, क्रांति काल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा फोकस रहेगा अनुगमन वेग पे। लेकिन अनुगमन वेग हमको तभी समझ में आएगा जब कुछ बेसिक उसके रिलेटेड चीजें समझ में आएंगी, जैसे यादृच्छिक गति है, मुक्त मार्ग पथ है, क्रांति काल है ना, ये सब चीजें। तो इस सब चीजों के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है। तो यादृच्छिक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना चालक में। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों में के कारण बहुत अधिक होने के कारण, बहुत अधिक होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक, इनमें निरंतर टक्करों के लगने से, टक्करों के लगने से अनियमित हो जाती है, अनियमित हो जाती, अनियमित हो जाती। इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल में बहुत ज्यादा संख्या में व्यक्ति है? बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब बहुत घने घने, बीच की दूरी बहुत कम है। भगदड़ मच जाए, कोई अफवाह फैला दे, कि सांप आया है, बहुत जहरीला सांप है, भागो तो रहा, और बाहर निकलने का गेट छोटा सा हो जाएगी। लोग जब भागना शुरू करेंगे तो वो एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो उनकी गति अनियमित हो जाएगी। तो क्या सब एक ही गति से तोड़ेंगे? क्या एक ही गति से बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। किसी की स्पीड स्लो होगी, कभी कोई तो रुका फंसा पड़ा होगा, चिल्ला रहा होगा हमको बचाओ हमको बचाओ, है ना। और कोई तो होगा तो बहुत स्पीड बाहर निकल रहा होगा, आगे जा रहा होगा, कोई किसी के ऊपर से निकल रहा होगा, है ना। कुछ लोग उसमें गिर गए होंगे। हर एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे कुंभ का मेला, कुंभ का मेला हुआ था ना, कितने लोग मरे थे भगदड़ में, हर साल मरते हैं। भीड़ और भगदड़ में यही तो रिस्क होता है। और एक बार उसमें अगर कोई गिर गया ना तो उठेगा नहीं, उसके ऊपर से सब चले जाएंगे, तो वो बेचारा पापड़ बन जाएगा, है कि नहीं। तो अगर भगदड़ मची, क्यों भगदड़ मची? भगदड़ मची क्योंकि वहां पे कोई अफवाह फैलाई गई, है ना। लोगों ने कुछ बताया होगा, सांप निकला या कुछ भी हुआ तो भगदड़ मची। लेकिन वहां पे भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो एक दूसरे से टकराए, और एक दूसरे से टकराए तो सबकी गति अनियमित होगी, और जब गति अनियमित होगी तो उसी गति को ही हम क्या कहेंगे? यादृच्छिक गति, है ना, रैंडम मोशन कहेंगे। ऐसे ही चालकों में भी होता है, चालकों में बहुत ज्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वे आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, और जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी गति एक ही डायरेक्शन में नहीं रह पाती, इधर उधर गति करते रहते हैं, है ना। जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं इधर जा रहा है, फिर यहाँ से टकरा गया इधर आ गया, फिर यहाँ से टकरा गया इधर चला गया, फिर यहाँ से टकरा गया इधर चला गया, फिर यहाँ टकरा के इधर आ गया, फिर यहाँ टकरा के इधर आ गया, फिर इधर चला गया। आप बताओ ये किस प्रकार की गति है? बोलो, रैंडम गति है कि नहीं? हमको पता ही नहीं कि अब यहाँ से कहाँ जाएगा, पता है? कुछ पता ही नहीं है कि अब कहाँ जाएगा, तो इधर चला जाए, फिर नहीं पता कहाँ जाएगा, अब फिर इधर चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। तो ये है यादृच्छिक गति। आई बात समझ में? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति जिसको कहते हैं। ठीक, चित्र नहीं बनाना है, इसे समझना है। बोलो, यादृच्छिक गति समझ में आ गई ना? हाँ। इसके बाद हेडिंग बनेगी, इसके बाद एक हेडिंग बनाओ, माध्य मुक्त पथ बनाओ। हेडिंग माध्य मुक्त पथ,
इंग्लिश में इसको पथ, मीन, माध्य को मीन कहते हैं, फ्री, मीन फ्री पथ, PATH, पथ, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पथ, हेडिंग बनाओ। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों, किन्हीं किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई औसत दूरी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। फिर से सुनो, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके क्रमागत दो टक्करें हो रही हैं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, बोलो, और यहाँ पे ये इधर गया और यहाँ पे किसी के साथ टक्कर हो गई। मान लिया कोई धनायन था, वहां से टकरा गया, टक्कर हो गई ना, यहाँ पे धनायन था बड़ा सा, यहाँ से टकरा गया, और टकराने के बाद ये इधर चला गया। बोलो, अब इधर जाने के बाद यहाँ भी एक कोई धनायन था, ये उससे टकरा गया। बोलो, तो अब यहाँ पे एक टक्कर ये हो गई, दूसरी टक्कर ये हो गई, तो हम क्या करेंगे? हालांकि इसके बाद भी टक्करें होंगी, लेकिन ये दो क्रमागत टक्करें हैं, है ना, ये रिस्पेक्टिव टक्कर है। बोलो, ये पहली टक्कर, उसके बाद जस्ट उसकी दूसरी टक्कर, हम क्या कहेंगे? ये दोनों क्रमागत टक्कर है। तो इन दो क्रमागत टक्करों में इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा औसत दूरी जो तय की गई है ना, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ। तो इसको कैसे पढ़ोगे कि किसी इलेक्ट्रॉन, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ। भाई टक्कर जब दो होंगी ना, तो बीच की कुछ डिस्टेंस भी तो होगी। ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे दो जगह से टकरा जाए, दो बार टक्कर उसको जाए, ऐसा तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन की पहले किसी एक धनायन से या किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से टक्कर होगी, फिर कुछ दूर चलेगा ना वो, फिर भी तभी तो दोबारा टकराएगा। तो जब उस चलने में जितनी दूरी तय हुई दोबारा टक्कर होने से पहले, वो जो दूरी है, उस दूरी को हम क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ। बताओ, क्लियर हुई बात है? बोलो, तो लिखो औसत का मतलब माध्य मुक्त के द्वारा, देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत दूरी तय की गई, औसत दूरी, औसत दूरी हम क्यों कह रहे हैं? अच्छा बता देना, औसत दूरी क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं औसत दूरी? क्योंकि जितनी भी टक्करें होंगी ना इलेक्ट्रॉनों की, क्या वो बराबर दूरी तय करेंगे? कोई एक टक्कर होगी, थोड़ी ही दूरी पे दूसरी टक्कर हो जाएगी। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, वो पहले टकराएगा, फिर थोड़ा ज्यादा चलेगा, फिर टकराएगा, तो ज्यादा दूरी नहीं हो गई। सब इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग दूरी नहीं होगी, तो सबका एवरेज, ओवरऑल सबका ऑन एवरेज क्या होगा, वो उसकी माध्य मुक्त पथ हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सबकी बात हो रही, सभी इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही, और जब दूरियां अलग अलग होती हैं और बहुत ज्यादा होती है, तो हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। अच्छा, 11 में 9 में एवरेज निकालना तो सीखा है ना, कैसे निकाला जाता है? सभी दूरियों को जोड़ दो, फिर डिवाइड कर दो, उतने से एवरेज निकलता है, नहीं निकलता है? बोलो, तो जब अलग अलग सबकी दूरियां होगी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम उसका कोई एक मान तो फिक्स होगा नहीं, तो हम सबके लिए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? औसत ही तो निकालेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ औसत शब्द लगा दिया। सही बात समझ में? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को, औसत का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ, चलो माध्य लिख दो, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इसको जानते हो कहाँ से प्रदर्शित करते हैं माध्य मुक्त पथ को? लैम्डा से। क्या है? लैम्डा। देखो, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने रिसेंटली कुछ सीखा था जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या सीखा था बताओ? रेखीय आवेश घनत्व, है ना? वहां पे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित किया जाए।
उसका टेस्ट भी दे चुके हो, और हमको उम्मीद है कि सबको आता भी होगा वो डेरिवेशन। आता नहीं आता है तो ये अच्छी बात है कि तुमको डेरिवेशन कम से कम आते तो है। बहुत सारे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है पहले लेसन में कौन सा डेरिवेशन कहाँ से लिया गया है, और पढ़ते हैं वो फिजिक्स है। तो अगर तुम लोगों को डेरिवेशन आते हैं पहले लेसन की तो ये अच्छी बात, मतलब तैयारी अच्छी चल रही है, सही रास्ते से चल रहा है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, समझ में आ गई बात। अच्छा ये मान होता कितना है, जब औसत मान है तो कुछ निकल के आया है, लगभग 10⁻⁹ इसका मान यानी लैम्डा का मान इसका मान लगभग 10⁻⁹ मीटर कोटि का होता है। ये बात याद रखना, कोटि का होता है, ठीक है। मतलब नहीं जानते, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। और हमने यहाँ लिख दिया 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इन दोनों मानों में कोट कितनी है? 10⁸ कोट कितनी है? 10⁸ ये वैल्यू आगे बदलती रहती है, लेकिन जो जीरो वाले नंबर हैं वो उतने ही रहेंगे, है कि नहीं। 3 के आगे इधर 8 जीरो बनेंगे, 4 के आगे 8 जीरो बनेंगे। तो जो जीरो वाले नंबर है उनको कोट 10 के रूप में लिखे जाते हैं, तो 10 की पावर के रूप में लिखे जाते हैं, उसको हम कोट कहते हैं। आई बात समझ में। तो हो सकता है अलग अलग चालकों में किसी में 2 × 10⁻⁹ होगा, तो किसी तीसरे चालक में 5 × 10⁻⁹ होगा, कोट तो सेम है ना, बोलो। इतनी कोटि का होता है, इसका मान लगभग 10⁻⁹ कोटि का होता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर हो गई बात। हेडिंग श्रांति काल, श्रांति रिलैक्सेशन टाइम ये समय है, क्या है ये? देखो टाइम लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, और समय का मात्रक क्या होता है बताओ? सेकेंड होता है, ठीक। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले औसत समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। आई बात समझ में। और चली गई दूरी को वर्ग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। समझ में आई बात। 2 क्रमागत टक्कर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर टकराया और उसके बाद यहाँ टकरा गया, तो 2 टक्कर कहाँ हुई? एक यहाँ और एक यहाँ। तो इन टक्करों के बीच जो औसत दूरी है वो हो गया माध्य मूल मान, है ना, या माध्य मुक्त पथ है। और इस टक्करों के बीच जो होने वाला समय है, जो लगने वाला टाइम है, उसको क्या कहेंगे? श्रांति काल कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, औसत टाइम पे। आई बात समझ में। देखिए परिभाषा की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं टक्करों क्रमागत औसत समय क्रांति काल कहते हैं। क्रांति काल। अब देखो इसे हम काहे से चलेगा, तो से या टाउ से, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। आप बताओ क्या टाउ से कुछ और नहीं प्रदर्शित किया गया था? क्या किया गया था बताओ? जानवी बल आघूर्ण, सूर्यों का बल युग्म आघूर्ण, है ना, टाउ से प्रदर्शित किया गया था। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁻14 कोटि का होता है, कोटि का होता है। 10⁻14 सेकेंड कोटि का होता है। इसके बाद एक हेडिंग बनाओ ऊष्मीय वेग, हेडिंग बनाओ ऊष्मीय वेग।
देखो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ये यादराशि गति होती है, ये गति किसके कारण होती है, क्यों होती है? इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इनको एनर्जी मिलती है बाहर की ऊष्मा से। जो कमरे के ताप पर जो टेम्परेचर है ना, उसका जो ऊष्मा है, वो ऊष्मा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, तो उसमें रैंडम मोशन करते हैं, मतलब यादृच्छिक गति करते हैं। समझ गए? देखो देखोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यह गति कौन सी गति? रैंडम मोशन, यानी यादृच्छिक गति। लिख दे ब्रैकेट में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यह गति यानी कि यादृच्छिक गति केवल उनकी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय गति कहलाती है, थर्मल मोशन, ऊष्मीय गति कहलाती है। बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। उनके अंदर होती है ऊष्मीय ऊर्जा, जिसकी वजह से वो मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और उनकी इस गति को हम क्या कहेंगे? कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय तापीय वेग लगभग 10 की पावर 5 मीटर कोटि का होता है। समझ गए? 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड कोटि का, मतलब एक सेकंड में 1,00,000 मीटर। बोलो, 10 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? एक के आगे 5 जीरो बढ़ेंगे तो 1,00,000 ही तो बना। एक सेकंड में 1,00,000 मीटर इसका वेग है, इसका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। ये कौन सा वेग है? ये है तापीय वेग या कह लो ऊष्मीय वेग, जो उनके अंदर उपस्थित उनकी ऊष्मा के कारण होता है। आई बात समझ में? हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन, ये इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन, अनुगमन अनुगमन वेग, या इसको एक और नाम से अपवाह वेग, अपवाह। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एक हम मोटा सा तार बना रहे हैं तरीके से। देखो सब लोग बोर्ड पे, ये एक चालक तार है, ये है चालक, ठीक। और इस चालक में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये 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 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? देखो मैं क्षेत्र, इस कैसिनो पर हम क्या लगाते हैं? विभवांतर लगाते हैं। जब तक हमने विभवांतर नहीं लगाया था तब तक ये इलेक्ट्रॉन क्या इस तो ये डांस कर रहे थे भाई, यादृच्छिक मतलब डांस ही करना हुआ, इधर उधर जा रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। क्यों? तापीय विक्षोभ के कारण। लेकिन जैसे ही हमने इनके सिरों पर एक लगा दी बैटरी, जब बैटरी लगा देंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस सिरे पे लगा दिया तो यहाँ पे
पॉजिटिव विभवांतर विभव उत्पन्न होगा, और यहाँ पे निगेटिव विभव उत्पन्न होगा, निगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न नहीं हो गया। मान लिया इसके बीच अगर बैटरी बी वोल्ट की लगा, बीच बी विभवांतर उत्पन्न हो गया। बोलो, अब जब विभवांतर उत्पन्न हो गया तो उच्च विभव कौन है? ये है ना हाई पोटेंशियल, यही तो है, पॉजिटिव है ना ये, और ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव। तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ स्थापित होता है। अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा होगी ये, बताओ होगी कि नहीं होगी? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ वैद्युत क्षेत्र स्थापित। अब ये इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं ये सब वैद्युत क्षेत्र में आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और जब वैद्युत क्षेत्र में आ जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगने लगेगा? वैद्युत बल लगने लगेगा। लगेगा कि नहीं? किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में ले जाओगे तो उसके ऊपर वैद्युत बल लगना शुरू हो जाएगा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को जब लाओगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा, जिसको हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों पे क्या किस दिशा में कार्य करेगा? बताओ बताओ किस दिशा में कार्य करेगा? जैसे इसके ऊपर वैद्युत बल लग रहा है तो किस दिशा में लगेगा? बताओ, इस दिशा में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरफ धक्का लगेगा, इस तरफ धक्का लगेगा, वैद्युत बल कह लो धक्का कह लो एक ही बात। इस तरफ धक्का लगेगा, इस तरफ धक्का लगेगा, इन सबके ऊपर वैद्युत बल मतलब धक्का लगेगा इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। बोलो, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत बल लगेगा, ठीक। लेकिन में बहुत सारे धनायन भी तो मौजूद है कि नहीं है? बहुत सारे बड़े बड़े धनायन, वैद्युत इलेक्ट्रॉनों से भी बड़े साइज के धनायन है, ऐसे है कि नहीं? बताओ, बड़े बड़े ऐसे धनायन है, इस तरीके से धनायन है इसके अंदर। बोलो, बना देते हैं धनायन ऐसे, इस तरीके से धनायन है जो बड़े साइज के हैं, इलेक्ट्रॉन तो फिर छोटे साइज के हैं। तो जब ये इधर की तरफ वैद्युत बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या इन धनायनों से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? टक्कर होगी कि नहीं होगी? इनके टक्कर होगी। तो जब टक्कर होगी तो जितना इनका वेग अकॉर्डिंग टू दिस सेल, यानी इसकी बैटरी के अकॉर्डिंग या इस विभव के अंतर के अकॉर्डिंग जितना इनका वेग होना चाहिए, क्या उतना वेग होगा? नहीं होगा। टक्कर जो होगी ना वो उसके वेग को खत्म करेगी, टक्कर उसके वेग को खत्म कर देगी, लेकिन जीरो नहीं करेगी, कम कर देगी, बहुत कम कर देगी टक्कर, है कि नहीं? वो टक्कर इन धनायनों की वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छे से दौड़ ही नहीं पाएंगे इस तरफ। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म वेग मिल जाएगा। हम सूक्ष्म वेग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वेग बहुत कम होता है, अनुगमन वेग का मान बहुत कम होता है, समझ गए? तो जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा था जब ये बैटरी नहीं लगे थे, फिर अचानक से जब वैद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न हुआ तो उसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में धक्का मिल गया, उस धक्के को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितनी वेग से वो इधर की तरफ सरक गया, थोड़ा सा इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जितनी वेग से सरका उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तुमने सुना होगा ड्रिफ्ट मारना, गाड़ी ड्रिफ्ट मारती, कभी कभी देखा है? जैसे गाड़ी एकदम से सीधी जा रही है, ऐसे जा रही है और अचानक से उसको तुमने मोड़ दिया, उसकी दिशा को बदल दिया, तो जैसे थोड़ी सी उसकी दिशा इधर बदल गई ना, तो हम जितनी देर दिशा बदलने में गाड़ी का वेग रहा उस वेग को हम क्या कहेंगे? उस गाड़ी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और गाड़ी अगर सीधे चल रही है तब तो उसका एक समान वेग है 40, 50, 60, लेकिन अगर तुमने को थोड़ा सा मोड़ पे, आगे सड़क पे मोड़ है ऐसे, अब मोड़ पे तुमने क्या किया? हल्का सा ब्रेक दबा करके, कभी ट्राई मत करना ऐसा, ब्रेक दबा करके तुमने अचानक उसको मोड़ा तो गाड़ी के जो टायर है वो फिसल करके मुड़ गए, ऐसे जाके ऐसे हो गई गाड़ी, पीछे का जो गाड़ी का हिस्सा तो वैसे सड़क करके ऐसे हो गया। तो जितनी देर गाड़ी का टायर का पीछे का जो चक्का है ना वो सरकते हुए आगे बढ़ा, वो जो वेग था वो वाला वेग, तो वो वेग और ये सीधे वाला वेग क्या अलग नहीं था? अलग था ना, वो तो वेग स्लो होगा ना, तो वो जो स्लो वाला वेग है जितनी देर में गाड़ी का टायर सरका उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही हाल इलेक्ट्रॉनों के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन आराम से मजे में इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, और जैसे ही तुमने बैटरी लगाई, स्विच ऑन किया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इलेक्ट्रॉन की हालत कुछ ऐसी हो गई, देखो
इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था ना, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, अचानक से वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन रुका, कहा अब हमको इधर जाना है तो इधर चल दिया। ऐसा नहीं होता है, समझ गए। इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ ये कंडीशन आती है, इलेक्ट्रॉन जा इधर रहा था, वैद्युत क्षेत्र ने उसको ढकेल दिया, तो जब इधर ढकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन की हालत ऐसी हो जाए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में, जब हमने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, समझ गए, और जैसे मैंने वैद्युत क्षेत्र लगाया, अब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सरक जाएगा। यही बात समझ गए। तो ये इधर से इधर आने की जो वेलोसिटी है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आई बात। और ये बहुत कम होती है, समझ में आई बात, ये कम होती है, बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट मारना इसी को कहता है कि जहां तुम सीधे रहे हो, अचानक से तुमको मोड़ना पड़ जाए तो तुम क्या करोगे, पूरा सरकते हुए मोड़ोगे। मोटरसाइकिल से कुछ लोग देखा होगा ड्रिफ्ट मारते हैं मोड़ पे, रेसिंग कार वगैरह देखो ड्रिफ्ट मारते हैं, मार दे बोलो। तो ड्रिफ्ट मारना मतलब हो गया सरक करके मुड़ना, है ना, घसड़ के मुड़ना, रपट के मुड़ना। क्यों? तो यही हाल इलेक्ट्रॉनों का भी होता है, बोलो। अब जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा था, और जब इसमें वैद्युत क्षेत्र आ गया तो इलेक्ट्रॉन की हालत क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कैसे मुड़ेगा, ऐसे, है ना, थोड़ा सा इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये काम वो उस सभी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अनुगमन वेग हो जाएगा। यही बात समझ में, बताओ। तो अनुगमन वेग के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? तो अब अनुगमन वेग की परिभाषा कैसे लिखें, क्योंकि जब बैटरी नहीं लगी तब सबकी गति एक दिशा में नहीं थी, और जैसे तुमने बैटरी लगाई वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में या उसके विपरीत दिशा में एक दिशा में गति की, भले ही वो घूम करके किए, लेकिन दिशा तो एक ही थी ना सबके मुड़ने की, वेग कहलाता है। आई बात समझ में, याद हो जाएगी। चित्र भी बना लेना। तो हम यहां से उपस्थित, यहां से लिख चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित क्षेत्र के प्रभाव में वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी लिख सकते हो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी लिख सकते हो। जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग, नियत औसत वेग एक दिशीय, एक दिशीय, एक दिशा मतलब एक ही दिशा में गति करते हैं, एक दिशीय गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अपवाह वेग कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग बीडी से प्रदर्शित है, स्मॉल वी और फिर डी, ऐसे लिखते हैं बीडी, इसे बीडी से प्रेजेंट करते हैं, बीडी से प्रदर्शित करते हैं। डी फॉर ड्रिफ्ट और वी मतलब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे पता चल रहा है, डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी बड़ा बनाना मतलब स्मॉल लेटर में बड़ा साइज का, डी थोड़ा सा छोटा बनाना, ठीक है। वी का मान, इसका मान लगभग, इसका मान लगभग पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। ये मान देखो कितना कम है, -4 है कि नहीं है। मिलीमीटर में निकाले तो ये लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड ये होता है मान इसका, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर से भी कम, समझ गई, 1 सेकेंड कोटि का होता है, कोटि का होता है
अच्छा, ये मान जो है ना, ये अभी मैंने तापी वेग पढ़ाया था, उसमें वेग पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनों का, उससे तो बहुत ज्यादा कम है कि नहीं? मतलब जितने वेग से ये खुद टहल रहे थे ना इधर उधर, उससे ये वेग बहुत कम है बात समझ में? यादराक्षिक गति जब ये कर रहे थे ना, तो वहां पे उनका वेग बहुत ज्यादा था यादराक्षिक गति में, और यहाँ पर इनका अनुगमन वेग बहुत कम है, क्योंकि इनमें ये ड्रिफ्ट मार रहे हैं, रियल में थोड़े चलना शुरू कर दिए, ड्रिफ्ट मार रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं हल्का सा, समझ गई? तो यहाँ पे लिख लो, जो उनके तापी वेग, जो उनके तापी या ऊष्मी वेग, तापी या ऊष्मी वेग की तुलना में बहुत कम है। समझ में आई बात? ये देखो, ये इनका अनुभव वो है यादराक्षिक गति की, इलेक्ट्रॉन है, ये यादराक्षिक गति कर रहा है, ये पहली पोजीशन है, इसको कर दो हम फर्स्ट पोजीशन, 1 नंबर, इसको दूसरी पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, ये 4 पोजीशन है, फिर ये 5 पोजीशन, फिर ये 6 है, और ये 7 है, और ये 8 है। 8 पोजीशन को दिखाया गया है यहाँ पे ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इनका जो ये वाला जो वेग है, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, 1 से 2 तक जाने में, 2 से 3, 3 से 4 आने में, ये वाला वेग है, इसको कहेंगे ऊष्मी वेग या तापी वेग, ठीक? और जैसे ही इनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, जैसे इनको अंतर लगाया जाएगा, वैसे ही ये थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र दिशा में सरक जाए, तो ये इधर जा रहा था ना, तो इनका वेग ऐसा हो जाएगा, यहां से जाएंगे, अब पहले ऐसे जाना चाहिए था, अब ये यहां जाएंगे, थोड़ा सा उधर सरक के जाएंगे इधर ही, लेकिन उधर सरक के जाएंगे, समझ रहे हो? ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, इसमें धक्का लग रहा है, नहीं लग रहा है? बताओ उधर की तरफ धक्का लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है धक्का। इधर क्या, वापस जब आएंगे तो थोड़ा सा इधर से सरक के आएंगे, ठीक है? फिर इधर आएंगे तो उधर की तरफ से सरक के आएंगे, फिर ये इस वाले पथ से आएंगे। आई बात समझ में? मतलब मोशन अभी भी हो रहा है रैंडम वाला, लेकिन वैद्युत क्षेत्र ने इनको उधर की तरफ धकेल दिया, तो वो जो वेग होगा धकेलने वाला वेग, वही तो ड्रिफ्ट है, वो होगा ये अनुगमन वेग। आई बात समझ में? इसलिए इसका मान देखो कितना कम है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। चाहो तो ये बना लो, इसको भी बना लो, दोनों को बना लो, तो चीजें ज्यादा क्लियर रहे, समझ में आ जाए। बनाओ। अनुगमन वेग सबको समझ में नहीं आता, सब बच्चों को नहीं समझ में आता है, रियलिटी है ये।